नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मीकांत की जर्नी में आज हम चैप्टर नंबर 67 तक पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर में हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम इसके एस्टैब्लिशमेंट को समझेंगे, हम इसको बनाने के पीछे का रैशनेल क्या है, तर्क क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम इसके फंक्शंस को देखेंगे। हम देखेंगे कि इस एनआईए के मिशंस क्या-क्या हैं, इसका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक है और लास्ट में हम देखेंगे कि 2019 में एक एनआईए अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था और इसके माध्यम से इसके ज्यूरिसडिक्शन में काफ़ी चेंजेस लाए गए, इसके फंक्शंस में काफ़ी चेंजेस लाए गए। तो आखिरकार एनआईए एक्ट के कौन-कौन से प्रोविज़न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उन सारे प्रोविज़न की चर्चा हम आज के इस सेशन में करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके एस्टैब्लिशमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2008 में जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था, तो हमारे देश में ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे देश के अंदर एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होनी चाहिए। और इसी ज़रूरत के मद्देनज़र 2008 में एनआईए एक्ट को पास किया गया और इसी के प्रोविज़न के अंडर में एनआईए को 2009 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो आप देखेंगे जो एनआईए है, ये इसका हेडक्वार्टर आप न्यू दिल्ली में देखेंगे, साथ ही साथ इसके कई सारे जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, वो अलग-अलग स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। एनआईए का अपना एक सेपरेट स्पेशलाइज्ड सेल भी है, जैसे हम टीएफएफसी कहते हैं, जो कि फेक करेंसी नोट्स और उसके फंडिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को डील करता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो एनआईए है, इसका जो हेड होता है वो डायरेक्टर जनरल होता है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब इस डायरेक्टर जनरल की जो पावर है वो डीजीपी के सिमिलर होती है। आप देखेंगे पुलिस सर्विस में आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का एक पोस्ट होता है, तो इसी के सिमिलर पावर आप देखेंगे डायरेक्टर जनरल जो कि एनआईए का है उसके पास होती है। अब एनआईए जो है ये हमारे देश का जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इसके अंदर में काम करता है। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन में ये सारे स्टेट गवर्नमेंट को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, उनके साथ कोऑपरेट करने का काम करता है। तो इस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड जो भी ज़रूरी बातें थी वो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की। अब आखिरकार दोस्तों सवाल ये उठता है कि आगे इसको बनाया क्यों गया? तो 2008 में जब मुंबई टेरर अटैक हुआ, तो ये कोई पहला टेरर अटैक नहीं था, उससे पहले भी कई सारी कोशिशें की जा चुकी थी और उस टाइम तक आते-आते हमारे देश के अंदर जो भी लार्ज स्केल टेररिज्म के इंसिडेंट्स थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा था और ये सारे के सारे टेररिज्म के इंसिडेंट जो थे, वो हमारे अक्रॉस द बॉर्डर से स्पॉन्सर्ड थे। तो ऐसे में इन सारे बढ़ते हुए इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये हमारे इंटरस्टेट और इंटरनेशनल लिंकेजेस को शो कर रहे थे, तो और इसकी वजह से हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा बन रहा था। इसकी वजह से हमारे देश में जो है वो एक पैनिक क्रिएट हो रहा था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि हमारे देश की सरकार को ऐसा लगा कि एक सेंट्रल लेवल की एजेंसी होनी चाहिए जो इन सारे ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट कर सके, जिसका कि नेशनल रैमिफिकेशंस है ना? तो इसी वजह से आप देखेंगे कई सारी एक्सपर्ट कमिटीज़ भी बनाई गई और फिर दूसरे एसोसिएटिव जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी जो होती है, एआरसी जिसको हम कहते हैं, इसने भी रिकमेंडेशन दिया था कि ऐसी एक एजेंसी होनी चाहिए जो कि हमारे देश में सेंट्रल लेवल पे काउंटर टेररिज्म को हैंडल करे। तो इन्हीं सारे रैशनेल को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में एनआईए को बनाया गया था। तो जब एनआईए को बनाया गया, तो इसके कई सारे फंक्शंस इसको सौंपे गए। तो इसके क्या-क्या फंक्शंस हैं, आइए इसके बारे में हम एक बारी बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका फंक्शन ये है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट है, इस एक्ट में जो भी ऑफेंसेस स्पेसिफाई किए गए हैं, उन सारे ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करना और प्रोसिक्यूट करना इसका सबसे पहला फंक्शन है। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी दूसरी अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको ये असिस्टेंस प्रोवाइड भी करता है और उनसे असिस्टेंस लेता भी है। साथ ही साथ जो भी दूसरे ऐसे मेजर्स जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे देश में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट का अच्छे तरीके से और स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन हो सके, तो उन सारे ज़रूरी मेजर्स को भी ये एनआईए जो है वो लेता है और हमारे देश में इस एनआईए एक्ट के स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन को और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने का काम करता है। तो ये इसके दोस्तों फंक्शंस थे। अब एनआईए को जब बनाया गया तो एक विजन के तहत बनाया गया था। तो इसका विजन क्या है? आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो एनआईए जो है वो अपने आप को एक थोरोली प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनाए रखने की कोशिश करता है। साथ ही साथ एक ऐसी एजेंसी भी अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करता है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करता हो, उसको मैच करता हो। इसके अलावा हमारे देश के अंदर जो एग्जिस्टिंग या जो भी पोटेंशियल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, यानी कि ऐसे ग्रुप्स जो पहले से हमारे देश में हैं और हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा पैदा कर रहे हैं, या फिर ऐसे ग्रुप्स जिनमें एक पोटेंशियल टेररिस्ट ग्रुप बनने की उसमें
पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल टेररिस्ट ग्रुप बन सकते हैं। तो इन सारे एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल टेररिस्ट ग्रुप के लिए एक डिटरेंस क्रिएट करने का जो विजन है वो एनआईए का है। इसके अलावा आप देखेंगे एनआईए जो है वो एक स्टोर हाउस के रूप में भी अपने आप को डेवलप करता है, जिसके पास जितने भी टेररिस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होते हैं। तो ये इसका विजन है दोस्तों। इसके बाद अगर हम इसके मिशन की बात करें, तो इसके मिशन में सबसे पहला आप देखेंगे प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी इन डेप्थ जाके ये इन्वेस्टिगेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे देश के अंदर ये इफेक्टिव एंड स्पीडी ट्रायल को इंश्योर करने का काम करते हैं। इसके अलावा हमारे देश में ये एक प्रोफेशनल वर्कफोर्स को भी डेवलप करने पे जोर देते हैं। इसके साथ-साथ जब ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें साइंटिफिक टेम्पर डिस्प्ले करते हैं। उसमें एक प्रोग्रेसिव स्पिरिट को डिस्प्ले करते हैं, है ना? तो मैंने आपको बताया कि कई सारी ड्यूटीज़ इनको सौंपी गई है। तो इन्हीं सारी ड्यूटीज़ के डिस्चार्ज के दौरान ये सारे साइंटिफिक टेम्पर शो करते हैं और प्रोग्रेसिव स्पिरिट को शो करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ये अपने इन्वेस्टिगेशन के तरीकों में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। जो भी मॉडर्न मेथड्स हैं उन सबको इंडक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ-साथ आप देखेंगे ये जो एजेंसी है, ये एजेंसी हमारे देश के बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ और यूनियन टेरिटरीज़ के गवर्नमेंट के साथ भी प्रोफेशनल और कॉर्डियल रिलेशन को मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा ये जो है एक डेटाबेस बनाने पे भी ज़ोर देता है, जो कि हमारे देश के अंदर जितने भी टेररिस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उन सबको स्टोर करता है। इसके साथ-साथ दूसरे देशों में जो भी टेररिज्म से रिलेटेड लॉज़ हैं, उन लॉज़ को स्टडी करता है, उन लॉज़ को एनालाइज़ करता है और उन लॉज़ में से कौन-कौन से प्रोविजंस हमारे देश में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, इस पे भी एनआईए जो है वो ज़ोर देता है। इसके साथ-साथ आप देखेंगे हमारे देश के अंदर जो सिटिज़न्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस जीतने की भी कोशिश करता है और ये कोशिश इस तरीके से करता है कि एनआईए के जो भी मेंबर्स होते हैं वो सेल्फलेसली और फियरलेसली सारे कामों को करते हैं। तो ये इसके दोस्तों कुछ मिशन थे जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे आता है इसके ज्यूरिसडिक्शन की कि एनआईए किन-किन मामलों को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। कौन-कौन से ऐसे मामले हैं जो इसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि ये सारे जो मामले हैं ये इसके कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। इन मामलों में आप देखें कि अगर इंडिया की सॉवरेनिटी पे कोई खतरा हो, तो ये एनआईए डायरेक्ट उसको जांच कर सकती है। फिर इंडिया के इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी पे कोई खतरा हो या फिर स्टेट्स के किसी सिक्योरिटी को खतरा हो, अगर किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना हो, फॉरेन स्टेट्स के साथ अगर फ्रेंडली रिलेशन पे कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी इंसिडेंट की वजह से, तो उसको ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है। किसी टेरर अटैक को, किसी बॉम्ब ब्लास्ट वाले इंसिडेंट को, अगर कोई एयरक्राफ्ट हाईजैक हो जाता है या कोई शिप हाईजैक हो जाता है या फिर अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे कोई अटैक होता है, तो इन सारे मामलों में आप देखेंगे एनआईए के पास अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है और इन सारे मामलों की जांच एनआईए कर सकता है। अब जो एनआईए का ज्यूरिसडिक्शन है उसको 2019 में थोड़ा-सा एक्सटेंड किया गया था। इसमें अब देखेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफीट ऑफ करेंसी यानी कि जो नकली नोट छापे जाते हैं, वो भी इसके ज्यूरिसडिक्शन में शामिल कर दिए गए। फिर इसके बाद जो प्रोहिबिटेड आर्म्स का सेल और मैन्युफैक्चर होता है, इससे रिलेटेड मामले भी हम एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकता है। साइबर टेररिज्म है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस हैं, ये सारे मामले जो हैं वो 2019 के एनआईए अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से एनआईए के ज्यूरिसडिक्शन में शामिल कर दिए गए। तो एनआईए एक्ट जो है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है जो 2019 में आया है। तो इसके माध्यम से कई काम किए गए। सबसे पहले तो इसके ज्यूरिसडिक्शन को एक्सपैंड किया गया। मैंने आपको बताया कि एनआईए जो है वो अब इंडिया के बाहर अगर कोई ऑफेंस क्रिएट हो रहा है, ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उसको भी प्रोसिक्यूट कर सकता है। अगर ये ऑफेंस इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का सब्जेक्ट है या किसी दूसरे देश के डोमेस्टिक लॉ का सब्जेक्ट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एनआईए के पास अब इस बात की भी शक्ति दे दी गई है कि वो इंडियन सिटीज़न या इंडियन किसी भी पर्सन को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, अगर वो इंडिया के इंटरेस्ट को विदेशों में जो है वो अफ़ेक्ट कर रहा है। इसके अलावा एनआईए एक्ट जो है 2019 उसमें जो नए ऑफेंसेस है उसको भी शामिल किया गया जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपसे चर्चा की कि उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को शामिल कर दिया गया है। अगर प्रोहिबिटेड आर्म्स का कोई मैन्युफैक्चर करता है या उसको कोई सेल करता है, तो ये सब मामले भी अब एनआईए के ज्यूरिसडिक्शन में आएँगे। साथ ही साथ आप देखेंगे साइबर टेररिज्म को इसके ज्यूरिसडिक्शन में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 का है, उसके अंदर में जो भी ऑफेंसेस है, उन सबको एनआईए के ज्यूरिसडिक्शन में ला दिया गया है। अब इस अमेंडमेंट के माध्यम से एक स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन भी एनआईए एक्ट में ऐड किया गया। इसमें क्या है इसको समझिएगा। दरअसल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी सेशन कोर्ट को एक एनआईए के स्पेशल कोर्ट के तौर पे डेजिग्नेट कर सकती है ताकि एनआईए के पास जो भी मामले आते हैं उनका स्पीडी ट्रायल हो सके।
इसके अलावा आप देखेंगे इन सारे कोर्ट्स के जो जज होंगे उनका अपॉइंटमेंट जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के प्रायर अप्रूवल के बाद ही होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 का था उसने डायरेक्टर जनरल के पावर में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की। इसमें आप देखेंगे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए है इसको इस बात के लिए एम्पावर किया गया कि टेररिज्म के जो भी केसेस हैं उनमें जो भी प्रॉपर्टी अटैच्ड है उन सारी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सके, इस बात का अप्रूवल अब डायरेक्टर जनरल जो है वो एनआईए का वो दे सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, इस अमेंडमेंट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में भी थोड़े से चेंज लाए गए, क्योंकि सेंट्रल जो है अब एनआईए को इस बात के लिए डायरेक्ट कर सकता है कि अगर कोई भी शेड्यूल्ड ऑफेंस जो कि इंडिया में कहीं पे भी हुआ हो उसको बिना स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसके लिए नेशनल लेवल का कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ये नेशनल लेवल के कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के लिए एक अच्छा इंटर स्टेट रिलेशन होना भी ज़रूरी है। तो ये सारे जो मामले हैं, ये सारे जो मैंने बातें आपसे की, ये सारी बातें आपको देखेंगे ये एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो है इसके माध्यम से शामिल किया गया। तो आज के सेशन में दोस्तों एनआईए के बारे में जो भी ज़रूरी बातें थी मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। दोस्तों, इस सेशन के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज मेरे चैनल पे आपको और भी कई सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।